अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे आज हम। वो डेरिवेशन किसके बारे में हमारे पास कि हमें एक रिलेशन हमें शो करना है इसके अंदर या प्रूफ करना है। और वो रिलेशन किसका होगा हमारे पास? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। हमें काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान क्या करना होगा? इसके अंदर हमारे पास ये डेरिवेशन है जिसको हमें प्रूफ करना होगा। और वो हमारे पास डेरिवेशन क्या होगी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टेम्परेचर से क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होनी चाहिए हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पेपर के अंदर सवाल किस तरह आता है? पेपर के अंदर सवाल इसी तरीके से आता है कि भाई प्रूफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या फिर इस तरीके से भी सवाल आ सकता है शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इस तरीके से भी आ सकता है शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 K into T। इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन ये पेपर के अंदर आप लोगों का आ सकता है। तो अब इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन आप लोगों को हुई होगी कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ये मैंने लाइन क्यों लगाई है। इस लाइन का मतलब होता है, इस काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूँ सिंपल काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल की, अगर मैं इसके ऊपर ये लाइन को मैं ड्रॉ कर दूं तो इसका मतलब क्या है? एवरेज। इसका मतलब क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस लाइन का मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे, सिंपल हेडिंग करेंगे प्रूफ की। जैसा कि हमें पता है कि प्रेशर की जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो क्या होती है, जो हम पिछली वीडियोस के अंदर करके आ चुके हैं। P = 1/3 rho V बार स्क्वायर। V बार स्क्वायर का मतलब क्या है? ये जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या होगी? एवरेज होगी। क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी। ये डेरिवेशन हम पीछे करके आ चुके हैं। प्रेशर ऑफ गैस जो हमने मालूम किया था डेरिवेशन, तो हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर किसी को देखनी है इसकी डेरिवेशन तो वो हमारे प्लेलिस्ट पे देख सकता है। अच्छा, अभी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी इधर किसके इक्वल होता है? सिंपल, अगर डेंसिटी में आपसे पूछूं भाई डेंसिटी किसके इक्वल होता है, तो आप लोग कहोगे कि मास पर वॉल्यूम। किसके इक्वल होता है हमारे पास डेंसिटी? मास पर वॉल्यूम। पर हमें क्या चाहिए? सारे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या चाहिए हमारे पास? क्योंकि देखो, अगर कंटेनर की बात करें तो कंटेनर में एक मॉलिक्यूल तो ही ना होगा। अगर एक मॉलिक्यूल की हम बात करते तो क्या होता? डेंसिटी निकालनी है अगर हमें तो मास पर वॉल्यूम होता। अगर हमें सिर्फ इस मॉलिक्यूल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते? डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। मास निकालते, वॉल्यूम निकालते, डेंसिटी आ जाती इस मॉलिक्यूल की। पर हमें तो क्या करना है? हमें तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की क्या करनी है? डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि इस कंटेनर के अंदर है। और ये जो तमाम हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम शो करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर है, तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल इससे मल्टीप्लाई करा देंगे कैपिटल एन को मास पर वॉल्यूम से। तो इस तरीके से मेरे पास जो डेंसिटी आएगी वो इन तमाम मॉलिक्यूल की डेंसिटी आ जाएगी। तो इस रॉ की जगह आएगा कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास पर वॉल्यूम। तो P = 1/3। इस रॉ की जगह क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी जिसको मैं सब्स्टिट्यूट करा देता हूं। N मल्टीप्लाई बाय मास पर वॉल्यूम। और V बार के स्क्वायर को मैं एज इट इज इधर कॉपी डाउन कर देता हूं। अब सिंपल इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये V नीचे मेरे पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके P से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। नीचे डिवाइड, ये हमारे पास क्या हो? नीचे डिवाइड हो रहा है ना राइट हैंड साइड पे, वहां जाके क्या करेगा? P से हमारे पास क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये PV हो जाएगा। P मल्टीप्लाई बाय V। सिंपल इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं PV 1/3 into N। और ये मास और जो मेरे पास वेलोसिटी है इसको मैं ऐसे अलग करके लिख देता हूं। ठीक है, और कैपिटल N को मैंने 1/3 के साथ सेपरेट कर दिया। क्यों करा भी बताता हूं। हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड पे काइनेटिक एनर्जी, और क्या चाहिए हमें? टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। सबसे पहले हम काम करेंगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए किसी तरीके से। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों से फार्मूला पूछूं तो क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 12mv², 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए? 1/2 mv² चाहिए। और आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि mv² तो मेरे पास ये नजर आ रहा है। मुझे बस 1/2 इधर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो मेरे लिए काम बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कराता हूँ। और आपको पता है अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी चीज को तो आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप बैलेंस कर सकें। तो मैं क्या कर लिखता हूँ? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1/2 ऑन राइट हैंड साइड।
सिर्फ मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ, लेफ्ट में नहीं करा रहा। तो ये मैं इसको तो मैंने ऐसे ही पी भी लिख दिया क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा। अब 1/2 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा सॉरी, इधर 1/2 नहीं आएगा, इधर हम लिखेंगे 2, इधर हम लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे 2? देखो mv² तो मेरे पास था, ये नीचे डिवाइड में 2 है, तो मुझे क्या नीचे 2 चाहिए, इधर नीचे 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। डिवाइड कराएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 2 नीचे आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो हम डिवाइड करा रहे तो हमें बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 2 1 से क्या हो जाएगा 2। और जो डिवाइड हो रहा है उसको मैं इस तरह करके लिख देता हूं कि 1/2 करके लिख देता हूं। उससे पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो इधर मैंने क्या करा, 1 के नीचे 2 लिख दिया, डिवाइड हो रहा था mv²। तो ये मेरे पास आ गया हाफ mv²। अब इधर हम हिंट दे देंगे कि भाई हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। पर अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की। तो काइनेटिक एनर्जी भी अभी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी हमारे पास एवरेज हो जाएगी। तो इस पूरी टर्म में जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। तो pv = 2/3 n 1/2 mv² की जगह हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि pv का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, pv = nRT। तो इस pv की जगह क्या आ जाएगा, nRT। क्या आ जाएगा हमारे पास, nRT। तो इस pv की जगह आ जाएगा हमारे पास nRT। टेम्परेचर भी आएगा हमारे पास 2/3 n मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं आप लोगों से इधर पूछूं कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग कहोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस निकालने का फॉर्मूला में केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। क्या होता है, कैपिटल N = नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना भाई। ये फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला। अब मुझे चाहिए स्मॉल n, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है n, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास, ये इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास क्या, n = n इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो n/na हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, n/na हो जाएगा। तो इस स्मॉल n किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस स्मॉल n की जगह मैं क्या लिखूंगा, इधर सब्स्टिट्यूट करा देता हूं। स्मॉल n की जगह क्या आएगा, n/na RT = 2/3 n multiplied by एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इधर हमारे पास n इधर भी है, n इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, R/na और इधर क्या बचेगा, सिंपल t। क्यों, क्योंकि n तो कैंसिल हो गया। इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ t 2/3 और ये n कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो रही है। अब जो R/n है हमारे पास, R के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका रेशियो हमारे पास जो बराबर होता है वो होता है, वो भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और n क्या है हमारे पास, वो भी कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगा, जो कि कांस्टेंट इधर हम क्या यूज कर रहे हैं, k यूज कर रहे हैं। और जो इधर जो हमारे पास k है उसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस R/na की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k * t 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसको अलग करना है। तो इसको मैं एज इट इज लिखे रहने देता हूं। 2 क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई, kT के नीचे जाके क्या करेगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। और 3 डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए kT से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो ये प्रूफ हो गया हमारे पास 3/2 * kT, ये वाला 3/2 kT। ठीक है, अब इसको हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं। इसको मैं
पलट कर लिख देता हूँ ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो जाए। इसको मैं बिल्कुल इसी तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख देता हूँ और 3/2 kT को ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरे पास इधर प्रूफ हो गया सिंपल। अच्छा ये इज इक्वल टू आएगा, ये हमारे पास इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इधर प्रूफ हो गया। अगर पेपर में आप लोगों से ये सवाल है कि इसको प्रूफ करना है तो देखो इधर तक हमने प्रूफ कर लिया है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन याद है ये, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सिंस, देखो 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, तो सिंस 3/2 एंड और क्या है मेरे पास के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है हमारे पास, एंड के इज अ कांस्टेंट। सो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर 3/2 और k क्या है, कांस्टेंट है। 3/2 और k और क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ t बचा। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ t बचा। तो जब t हमारे पास बचा तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेंपरेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास, टेंपरेचर के। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है, और जब कांस्टेंट क्या लगा है, इज इक्वल टू लगा। कांस्टेंट क्या है, 3/2 k और t तो एलिमेंट्स होता है, t आया। तो अगर हम रिवर्स बैक करेंगे तो क्या होगा कि 3/2 k हमारे पास कांस्टेंट है, बचा क्या, सीधे हाथ में t बचा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे किसी भी मॉलिक्यूल की तो उसका क्या बढ़ेगा, हमारे पास टेंपरेचर इंक्रीज होगा। इसकी बेहतरीन मिसाल ऐसी है, हमारे पास क्या, आप क्या करते हो, वाटर को बॉईल करते हो, पानी को बॉईल करते हो आप, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट देते हैं, यानी कि क्यू देते हैं, डेल्टा क्यू देते हैं। क्या देते हैं हम, उसको हीट देते हैं। हीट देते हैं तो एनर्जी क्या होती है मॉलिक्यूल्स की, इंक्रीज। जब इंक्रीज होती है हमारे पास एनर्जी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो मतलब टेंपरेचर क्या हो गया उसका, इंक्रीज। तो इस वजह से हमारे पास जो पानी को जब हम उबालते हैं तो उसके क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उसका टेंपरेचर इंक्रीज हो जाता है। तो एक छोटी सी हमारे पास एक डेरिवेशन थी जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमारे पास प्रूफ होने के लिए आ सकती है। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।